हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर के ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहत करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये बिहारी की हैं। जो बिहारी थे वो रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये बिहारी किसके थे? तो ये रीति सिद्ध कवि थे। दूसरा प्रश्न है, तेरे नैन मेरे नैन के खिलौना, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सेनापति की। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये पूछी गई है। किसकी है? तो ये है मतीराम की। किसकी है गाइस? मतीराम की पंक्ति है। ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगली है, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये भी किसकी है? रसलीन की। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ऋतु वर्णन के लिए तो ये कौन से कवि प्रसिद्ध है? तो ये सेनापति प्रसिद्ध है। तो ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में कौन से कवि प्रसिद्ध है? तो ये है सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था पद्माकर ने। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? ये थी ब्रज भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये रीति काव्य की भूमिका। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी सतसई की भूमिका की रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई की भूमिका की रचनाकार पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? 10वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? ये है मिर्जा खां। फिर है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका, तो ये किसकी है? केशवदास की। अगला है, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो कवित्त रत्नाकर किसकी है? ये सेनापति की मानी जाती है। अगला है हमारा 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितनी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा है वो है 1643 से 1843 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। अगला देखते हैं, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उत्तर मध्यकाल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने और श्रृंगार काल नाम किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला देखते हैं, कालक्रम के अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? कालक्रम के अनुसार क्रम से पूछा गया है कि तो सबसे पहले कौन आएगा? केशवदास।
अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? तो ये माना था चिंतामणि से। चिंतामणि से ही रीतिकाल का आरंभ हुआ है, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला है, श्रृंगार सागर की रचयिता कौन है? तो श्रृंगार सागर की रचयिता कौन है? ये मतीराम है। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है आज का। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहली पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और यह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी थी? ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं ये। अगला है, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? काव्य निर्णय की रचयिता ये है भिखारी दास। काव्य निर्णय की रचयिता कौन है? भिखारी दास। फिर अगला देखते हैं हम कि छंद प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ये भी कौन है? काव्य निर्णय, छंद प्रकाश, इन दोनों के रचयिता भिखारी दास हैं। अगला देखते हैं, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण। कौन है? भूषण। अगला, हित तरंगिणी के रचयिता कौन है? हित तरंगिणी के रचयिता कृपाराम माने जाते हैं। गाइस, हित तरंगिणी के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये कृपाराम माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 24 नंबर का हमारा प्रश्न है कि तुलसी गंग दुबो भये सुखबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसी गंग दुबो भये सुखबन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये पंक्तियाँ हैं भिखारी दास की। किसकी हैं? भिखारी दास की। अगला है हमारा 25 नंबर का प्रश्न है कि आखिन मूदबे के मिस अचानक, आखिन मूदबे के मिस आनी अचानक पीठे उरोज लगावे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये है किसकी? मतीराम की। अगला है प्रश्न, बिहारी के दोहे किस का प्रभाव है? बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव है? तो ये गाथा सप्तशती का। किसका है? गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, ललित ललाम के रचयिता हैं कौन है? मतीराम। ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली है? तो ये मिली है भूषण को। कवि भूषण की उपाधि किसको मिली? भूषण को। अगला प्रश्न है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है चिंतामणि से। किससे? चिंतामणि से। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर का 31, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? ये है चिंतामणि की। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की। ये सभी रीतिकाल की रचनाएं हैं, और रीतिकाल के कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, उन्हीं की पंक्तियां हैं। तो ये टॉपिक, इस टॉपिक से कई बार काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए गाइस नोट करते चलिए या फिर ध्यान से पढ़िए, रिवीजन भी करते चलिए। अगला प्रश्न है हमारा कि अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? ये है मतीराम की। अलंकार पंचाशिका किसकी है? मतीराम की। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि आलम केली किसकी रचना है? तो ये किसकी है? आलम की है। फिर सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद किसकी है? ये देव की रचना है, देव कवि की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, भाषा भूषण किसकी रचना है? तो भाषा भूषण की रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। फिर जगत विनोद किसकी रचना है? तो जगत विनोद पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी भी किसकी? पद्माकर की। और यमुना लहरी किसकी रचना है? तो यमुना लहरी है ग्वाल कवि की। किसकी है? ग्वाल कवि की। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण की है। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। छत्रसाल दशक। सुधा निधि किसकी रचना है? तो सुधा निधि किसकी है?
सुधानिधि तोष की रचना है। सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित किसकी है? सूदन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो ये दूल्हे कवि की है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है कविप्रिय। प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन माना जाता है? कविप्रिय माना जाता है। फिर विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता किसकी है? केशवदास की। अगला प्रश्न है भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास किसकी है? देव कवि की। अगला प्रश्न है लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? तो ये किसकी? मतीराम की है। देव में वेद में बखानी तीन लकिन को ठुकरानी। देव वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सेनापति की पंक्ति है। कौन सी? वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, किसकी पंक्ति है? ये सेनापति की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? तो अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है केशवदास को। किसको कहा जाता है? केशवदास को। कृपा कांड किसकी रचना है? तो ये है घनानंद की। कृपा कांड किसकी रचना है? घनानंद की है। और ये रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। कौन कौन? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ये सभी किसके? रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो काव्य कल्पद्रुम किसकी है? सेनापति की है। इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा बोधा की। अभी हमने बताया था। काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो ये किसकी है? भिखारी दास की। इनमें से रीति शब्द का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है बताना है? प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली और रचना। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना। क्या होता है? विशिष्ट पद रचना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मोहम्मद शाह को रंगीला क्यों कहा जाता है? रसिकता के कारण। किसके कारण? रसिकता के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीति काव्य कविता का एक शुद्ध कला मार्ग था। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य शिल्प और काव्य सौष्ठव के विवेचन के लिए जो सिद्धांत और लक्षण निश्चित किए थे, उनके आधार पर लक्षणों सहित अथवा लक्षण रहित जो काव्य रचना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रीति काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीति काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि जिन ग्रंथों में शास्त्रीय चर्चा भी की गई तथा उसके उदाहरण स्वरूप मुक्त पद्यों की रचना भी, अर्थात जो लक्ष्यबद्ध है। दूसरे शब्दों में जिन ग्रंथों में लक्षण और लक्ष्य दोनों रूपों को समुचित स्थान मिला है, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम रीतिबद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? रीतिबद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये दोनों रचना किसकी है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया केशवदास की हैं। इसके निर्माण का काल क्या है? तो केशवदास की रसिक प्रिया और कवि प्रिया की निर्माण का काल क्या है? 1048 से 1658 ईस्वी। वो सॉरी 1648 से 1658। अगला प्रश्न है। बुंदेलखंड के चंपत राय के पुत्र का क्या नाम क्या था? ये था महाराज छत्रसाल। अगला प्रश्न है। कविवर लाल ने अपने ग्रंथ छत्र प्रकाश में किसकी वीरता और बलिदान का ओजस्वी वर्णन किया है? तो कविवर लाल ने छत्र प्रकाश में किसका किया है? महाराज छत्रसाल का। अगला प्रश्न है। शुक्ल जी के अनुसार रीति काल के अंतर्गत 1700 ईस्वी से 1900 तक पूरी 1700 से 1900 तक पूरी 2 शताब्दियां आ जाती हैं। क्या यह कथन सत्य है? तो ये कथन क्या है? सत्य है। जी हाँ, सत्य है। तो ये पूरे 16 क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य के रीति काल से संबंधित थे, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।
और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख करके ज़रूर बताइए और दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।